तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना बेटा। हमने कल पोषक तत्वों के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कुछ पोषक तत्वों के बारे में, कुछ पोषक तत्व हमारे रह भी गए थे। कौन कौन से रह गए थे बेटे? हमने डिस्कशन पहले कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन पे हमने डिस्कशन कर लिया था। हमारा खनिज लवण और जल बचा हुआ था, इस पे और डिस्कशन अभी कर लेते हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। साथ ही साथ हम फिर पढ़ेंगे पोषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एक तो सुपोषी पोषण होता है, एक होता है परपोषी पोषण, ठीक है। विषम पोषी पोषण इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बेटा डिस्कशन हम डिटेल से करेंगे फिर बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे खनिज लवण और जल के बारे में डिस्कशन, ठीक। तो चलते हैं बेटा। आज जो पोषक तत्व होने वाले हैं बेटा, वो पोषक तत्व होंगे खनिज लवण, खनिज लवण तथा जल। खनिज लवण तथा जल बेटा, ये वाले हमारे पोषक तत्व होने वाले हैं। इनके बारे में तो मैं थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूँ बेटा, तो बोले तो शरीर का लगभग 40 से 80% जो भाग होता है ना, वो जल से ही बना हुआ होता है। 40 से 80% भाग जो होता है वो किससे? जल से बना हुआ है। और जल जो है जीव द्रव्य का मुख्य भाग होता है। जीव द्रव्य का जल जो है वो मुख्य भाग है। और साथ ही साथ ये जो जल है ना, वो सार्वत्रिक विलायक है। कैसा है बेटा? सार्वत्रिक विलायक होने के कारण ये शरीर के सभी जैविक कार्यों में भाग लेता है। जितने भी जैविक कार्य होंगे, इन सभी जैविक कार्यों में ये भाग लेता है। कौन? जल, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ खनिज लवण के बारे में थोड़ा सा। तो खनिज लवण के बारे में, ये खनिज लवण हमारी बॉडी के अंदर जो होते हैं 4 से 5% भाग होते हैं, ठीक है। ये अकार्बनिक खनिज लवण जो हैं वो उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। किन में? उपापचय जो क्रियाएं हमारी, उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। और खनिज लवण क्या है? हमारे शरीर के कुछ अंगों को निर्माण में भी भाग लेते हैं। जैसे कि कैल्शियम, अगर मैं कैल्शियम और फास्फोरस की बात करें तो हड्डी और दांतों के निर्माण में ये भाग लेते हैं। लोहा है बेटा, वो हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन है, वो क्या होता है? थायरॉक्सिन जो है, उस थायरॉक्सिन के निर्माण में भाग लेता है। तो ये खनिज लवण जो कुछ है, उन्हें नाम लिए इनके, ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी के अंगों के निर्माण में भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे इसमें, लिखेंगे ये जो है हमारा जल है, सभी जीवों के शरीर का लगभग सभी जीवों के शरीर का लगभग 40 से 80% भाग, 40 से 80% भाग जो है बेटे, भाग जल का बना है, जल से बना है, ठीक है। और जल जो है जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जल जीव द्रव्य का मुख्य भाग है। जीव द्रव्य का क्या है बेटा? ये मुख्य भाग है। कौन? जल है हमारा, ठीक है। जल सर्वात्रिक विलायक होने के रूप में, जल सर्वात्रिक, जल जो है हमारा कैसे बेटा बताया? सर्वात्रिक विलायक, सर्वात्रिक विलायक होने के कारण ये क्या करता है? शरीर की जितनी भी शरीर की जैविक क्रियाएं होंगी, उनमें क्या करता है? ये शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनमें भाग लेता है, ठीक है। शरीर की सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है, ठीक है। इस तरीके से सर्वात्रिक विलायक होने के कारण ये शरीर की सभी जैविक क्रियाओं में भाग लेता है। साथ ही साथ और क्या है बेटा? ये शरीर के ताप के नियमन करने में और पदार्थों के स्थानांतरण में भी भाग लेता है। तो अगर मैं इसमें पॉइंट बना के अगर लिखूं तो बोलेंगे ये शरीर के ताप नियमन, ताप को नियंत्रित रखने के लिए, ठीक है। ताप को नियंत्रित, नियमन मतलब ताप को नियंत्रित रखने के लिए, शरीर के ताप नियमन तथा
तथा और किसके लिए बेटे तो बात करें, ताप नियमन हो गया, सही है, शरीर के ताप नियमन तथा पदार्थों के स्थानांतरण में सहायता करता है। पदार्थों के स्थानांतरण में भाग लेता है। ठीक है, स्थानांतरण, पदार्थों के स्थानांतरण में ये क्या करता है, ये भाग लेता है। कौन, हमारा जो जल है वो। अब आते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ बेटा। खनिज जो है ना, खनिज लवण शरीर में 4 से बेटे अगर मैं बात करूं तो 5% भाग जो है, 4 से 5% भाग होता है। ठीक है, अकार्बनिक के कुछ खनिज लवण हैं, वो क्या करते हैं, वो अपची क्रियाओं को चलाने के लिए सहायता करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें, ये भी पॉइंट लिखेंगे, अकार्बनिक जो पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ क्या करेंगे बेटे बताओ। अकार्बनिक पदार्थ शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाने में क्या करते हैं बेटे बताओ, जो सहायता करते हैं, सहायता करते हैं ये। ठीक है, हाँ। तो बेटे इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई होप। बात मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात जो अभी मैंने डिस्कस कर ली, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा पोषण के प्रकार के बारे में। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो बेटे बात करेंगे पोषण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सुपोषी और दूसरा नंबर बेटा क्या है हमारा, विषमपोषी। सुपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं पोषण के। अब 2 प्रकार है, तो सुपोषी पोषण में क्या हो गया, इसमें जो भी जीव होंगे, जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है विषमपोषी में, यहाँ पे जो जीव होते हैं वो दूसरे के बनाए हुए भोजन पे डिपेंड रहते हैं, मतलब खुद से नहीं बनाते हैं खाना, दूसरे का खाना होता है उसे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा विषमपोषण। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ बेटा। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डिटेल से सुपोषी पोषण के बारे में, एकदम डिटेल से डिस्कशन करने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो बात करेंगे विषमपोषी पोषण पे। ठीक है, विषम पोषण पे। ठीक है ना, तो बेटा सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी सुपोषी पोषण। सुपोषी पोषण, आप बोलेंगे वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कैसे करेंगे बेटा, ये स्वयं बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वे क्या करेंगे, वे सुपोषी पोषण कहलाता है, वो सुपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार से जो बना भोजन होगा वो सुपोषण होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो वो जीव तो कहलाएंगे सुपोषी, और उनसे इसके द्वारा जो भोजन बन के लाएगा, जो उसके द्वारा जो होगा, जो भोजन बनेगा वो भोजन ही सुपोषण कहलाएगा, सुपोषी पोषण कहलाने वाला है। सही है बेटे, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। इसमें आगे क्या होगा बेटा, कर लेंगे। सुपोषी पोषण इस प्रकार से हो जाएगा। अब बेटे इसमें क्या आता है, जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल से देने की बात करें, एग्जाम्पल से जैसे तो जैसे में बेटे इसमें आ जाएगा, बात करें तो कवक, कुछ बैक्टीरियास भी है बेटा, बैक्टीरिया
और हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये सभी हरे पेड़ पौधे हैं बेटे, ये सभी क्या करते हैं, सुपोषण पोषी होते हैं, सुपोषी होते हैं, और इनके द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन भी कैसा होता है, सुपोषी पोषण होता है। ठीक है, तो इतना नोट करो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। और इसके बाद ही बेटा इसमें एक और है, इसमें बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है बेटा, ये सुपोषी पोषण में ही आती है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटे हेडिंग डालो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी कब, बोलेंगे हरे पेड़ पौधे होते हैं और उन हरे पेड़ पौधों में पदार्थ, उनके पत्तों में एक पदार्थ उपस्थित होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफोर्म, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही बेटा हमारा पड़हरिम होता है, हिंदी में उसे बोलते हैं पड़हरिम और इंग्लिश में बोले तो क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है और प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, और रासायनिक ऊर्जा से क्या करता है, उस बदलने के बाद उस क्या करता है, और वायुमंडल की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज करता है, और साथ ही साथ जड़ों की सहायता से पानी को लेता है, और पानी को लेने के बाद बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगता है, जिससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो जल होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, हाइड्रोजनों में और ऑक्सीजन में अलग हो जाने की वजह से फिर बाद में जो हाइड्रोजन अलग हुआ है उस हाइड्रोजन को और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज कर रहे हैं क्रिया में, वो दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, और भाई ग्लूकोज ही पौधों में मंड के रूप में संचित हो जाता है जो उनके लिए भोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये रिएक्शन ले लेते हैं और समझाते हैं रिएक्शन के थ्रू आपको। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल लेते हैं बेटा, और प्रकाश की उपस्थिति होती है यहाँ पे, प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, ये प्रकाश की उपस्थिति होगी, कब होती है बेटा, ये क्लोरोफिल में होती है, जिसे हिंदी में बोलेंगे क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल बेटा इसी को हिंदी में बोलते हैं पड़हरिम, पड़हरिम, इसमें ही ये संपन्न होती है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में संपन्न होती है, तो आप बोलेंगे जो होती है वो कहाँ होती है, क्लोरोफिल या पड़हरिम में संपन्न होती है पौधों के इस भाग में। ठीक है, यहाँ से फिर क्या बनता है बेटा, यहाँ से बन के आता है बेटा, तो बनता है C6H12O6 प्लस, उसके बाद बेटा ऑक्सीजन भी निकलती है, यहाँ से कुछ जल की मात्रा रह जाती है, प्लस ऑक्सीजन निकलती है और यहाँ से कुछ ऊर्जा भी निकल के जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 6 अंक ले लो और यहाँ पे 12 ले लो, इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो बात सुनना आगे बात को, क्या होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली, हमने हाइड्रोजन जल को लिया, और प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, और कहाँ होगी ये संपन्न, पौधों के क्लोरोफिल में। ठीक है, पड़हरिम में संपन्न होती है, जिससे क्या होता है, ये ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलती है और कुछ ऊर्जा भी निकलती है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से बेटा क्या होता है, संपन्न होती है। तो अब बात करते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें लिख लेते हैं, तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 H2O तथा प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ये क्रिया कैसी है, तो बोलेंगे जैव रासायनिक अपक्रिया होती है। ये अपक्रिया जो है वो कैसी अपक्रिया है, तो बोलेंगे यह है
जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। बेटा सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन। कौन सी गैस उत्पन्न होती है बेटा, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और इसी ऑक्सीजन को ही हम वातावरण, ये पौधे वातावरण में छोड़ देते हैं, जिससे कि उस वातावरण में रहने वाले जो जीव हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो पौधे उसका यूज करके फिर से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने लिए भोजन और फिर से दोबारा से ऑक्सीजन का उत्सर्जन कर देते हैं, जिससे फिर से जीव ऑक्सीजन को लेते हैं और एक कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, वायु वाष्प वायु होगी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, तो इतना ही। अब बेटा पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उस क्रिया को होने के लिए कौन कौन से तत्व जो हैं वो आवश्यक है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जो डाइऑक्साइड है बेटे, इस कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जरूरत पड़ेगी किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होने के लिए। दूसरी बात क्या पड़ेगी बेटा हमें, दूसरा हमें पड़ेगी उसके बाद प्रकाश की आवश्यकता। सूर्य के प्रकाश को लिखेंगे क्या, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश के लिए आवश्यकता पड़ेगी हमें। और थर्ड नंबर पे है बेटे मेरे पास, थर्ड नंबर पे जल की आवश्यकता होगी, जल की। ठीक है, जल की भी आवश्यकता होगी। ये आवश्यक तत्व है किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं पर्णहरिम, क्लोरोफिल। ठीक है, पर्णहरिम की जरूरत होगी, पर्णहरिम, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है जो बेटा उसके लिए आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बेटे मैं बात करता हूं उसके बाद जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के बाद अंतिम उत्पाद क्या बन के आता है, तो लिखेंगे अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या बन के आता है अंतिम उत्पाद, तो बेटा सबसे पहले बोलेंगे क्या, सबसे पहले ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है बेटा यहाँ से, तो सबसे पहले इसको पॉइंट को ऐसे लिख लो, CO2 के सहयोग से, CO2 तथा H2 के सहयोग से क्या बनता है बेटा, के सहयोग से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, जो पौधों में क्या करता है बेटा, ये पौधों में किसके रूप में बेटे, मंड के रूप में, बोलेंगे तो क्या, मंड के रूप में जो है, मंड के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, मंड के रूप में संचित हो जाएगा। उसके बाद और क्या बनता है बेटा, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है जो वायुमंडल में चली जाती है, जो वायुमंडल में चली जाती है, और सभी जीव श्वसन में काम लेते हैं, श्वसन में काम लेते हैं। सही, तो बेटा ये आज की जो है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का ये पूरा ब्यौरा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, जल्दी से नोट कर ले बेटा, फिर आगे मूव करते हैं।